नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के डेली एमसीक्यूज की। सबसे पहला एमसीक्यू करंट अफेयर्स में आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। चलिए, आप लोगों ने कभी ना कभी रेलवे में मुसाफरी की होगी, तो रेलवे में एक पुलिस ऑफिसर के कपड़े जैसा पहना हुआ हमारा एक प्रोटेक्शन फोर्स का जवान दिख रहा होगा। कभी ना कभी आपने यह चीज़ नोटिस किया होगा कि उसके जो कंधे हैं, उसके कंधे पे आरपीएफ लिखा होता है, जिसका मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला, इट इज़ एन आर्म फोर्स अंडर द ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। दूसरा, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है, बताइए। कि उसका यह जो पुलिस है, अब प्रोटेक्शन देने का काम तो आपके क्या बोल सकते हैं, होम मिनिस्ट्री का होता है, लेकिन आप अगर रेलवे में मुसाफरी करते हो तो आपको प्रोटेक्शन और रेलवे के प्रॉपर्टीज़ की सिक्योरिटी देने का जिम्मेदारी आरपीएफ की होती है। और यह आरपीएफ ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस सही है। हमें पूछा है कौन से सही है, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, चलिए अब यह न्यूज़ में क्यों था इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। तो क्या हुआ था पिछले दिनों यह हुआ था कि आरपीएफ के एक पर्सन ने 4 लोगों को गोली मार दिया था। अब पुणे के नज़दीक सूरत से जाते हुई पुणे की ओर जाने वाली ट्रेन में ऐसा हादसा हुआ था, और इस हादसे में एक आरपीएफ के ही जवान ने अपने कलीग को और 3 पैसेंजर को गोली मार दिया था। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग आरपीएफ हमारा न्यूज़ में बना हुआ है। तो यह जो है, यह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों के कंट्रोल में आते हैं, और इनका फॉर्मेशन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक 1957 में हुआ था। याद रखिएगा, 1957 में। कभी कभी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि भैया ये बता दीजिए सबसे पहला किसका फॉर्मेशन हुआ था, तो उस हिसाब से आपको पूछ सकते हैं। और इनका जो मेन काम काज होता है, तो वह लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ रेलवे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नमामि गंगे प्रोग्राम। आपको नमामि गंगे प्रोग्राम के रिगार्डिंग बताना है। पहला, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिवर रिजुविनेशन प्लान एम टू क्लीन एंड कंजर्व द गंगा रिवर। चलिए, नॉर्मल सा सेंटेंस है, सबको पता होगा कि सर जी ये सेंटेंस तो सही है। दूसरा, गंगा ग्राम फोकस ऑन ensuring प्रॉपर सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन द विलेज अलोंग द गंगा रिवर। बिल्कुल, अगर हमारे गंगा रिवर के अगल बगल में जो गांव आए हैं, वहाँ पे अगर हम सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्वच्छता की देख रेख रखेंगे, तो अल्टीमेटली हमारी गंगा नदी की भी स्वच्छता होगी। ठीक है, अगर गांव में क्लीनलीनेस आएगी, अगर गांव में प्रॉपर सैनिटेशन होगा, गांव में अगर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हम फॉलो करवाएंगे, तो गंगा नदी में उतना ही कचरा कम डालेंगे लोग। तो इसीलिए जो गंगा ग्राम है, यह उसी के बेस पे क्या करता है, फोकस करता है। तो यह सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। तीसरा सेंटेंस, इट फोकसेस ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड एफॉरेस्टेशन। बिल्कुल, यह जो हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम है, यह एक ऐसी बड़ा सा अम्ब्रेला है, और उस अम्ब्रेला के नीचे छोटे छोटे अलग अलग बहुत सारे हम प्रोग्राम चला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हो गए, रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट हो गया, एफॉरेस्टेशन हो गया, आपका सैनिटेशन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हो गई, गंगा नदी के रिजुविनेशन हो गया, ठीक है, क्लीन हो गया, उसको कंजर्व हो गया। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के हम एक प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा सेंटेंस भी सही है। हमें पूछा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो क्या आएगा जवाब आएगा उसका ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी आने के साथ साथ मतलब ये हुआ कि तीनों के तीनों सेंटेंस हमारे सही है।
चलिए, तो यह क्यों न्यूज़ में था? तो रिसेंटली क्या हुआ था कि जो हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम है उसको 2014 में ही लॉन्च कर दिया था, ठीक है। और उसी के रिगार्डिंग हमें कुछ देखने को मिला था कि अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया उसमें गंगा नदी के प्रोग्राम के बारे में बात हुई, ठीक है। तो इसीलिए हमें नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, यह जो रहता है उसका मुख्य कामकाज है गंगा नदी के नेटवर्क को और गंगा नदी को क्लीन करने का, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे अभी हमें देखने को मिली है कि गंगा नदी की क्लीनलीनेस के लिए टर्टल्स को छोड़े जाते हैं, और ऐसे टर्टल्स जो हर्बीवायरस और कार्निवायरस यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, वह क्या करेंगे कि जो भी हमारा डिस्पोजेबल वेस्ट होगा तो उसका वो क्या करेंगे, अपने आप में पचा जाएंगे। तो यह एक और न्यूज़ में था नमामि गंगे प्रोग्राम के रिगार्डिंग, ठीक है। एक और चीज़ आप याद रख लीजिए कि नमामि गंगे प्रोग्राम जो है यह नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत ही काम कर रहा है, और यह जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है उसको लॉन्च किया गया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने मिल के कोलोब्रेशन किया था, जिसमें यह लोग क्या करेंगे, यह लोग टर्टल ब्रीडिंग सेंटर करेंगे। कहाँ पे? वाराणसी में 2017 में किया था। तो यहाँ पे हमें टर्टल का ब्रीड करना है और उसको हमें गंगा नदी में छोड़ देना है ताकि क्या हो, गंगा नदी की सफाई हो सके, ठीक है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। चलिए, PMLA के बारे में आपको बताना है। अब आपको एक चीज़ तो पता होगी कि सर जी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। तो जो विजय माल्या ने किया उसको हम क्या कह सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हैं। मतलब इंडिया में आपका जो भी ब्लैक मनी है, यह ब्लैक मनी को कैसे भी करके आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है किस में, वाइट मनी में। अब ऐसा नहीं है कि सर जी पैसा काला कैसे हो गया, और काला हो गया तो हम उसमें क्या वाइटनर लगाएंगे या फिर चूना मार देंगे। नहीं, अगर आपका ब्लैक मनी तभी जनरेट होता है जब आपने किसी को चूना लगाया हो, समझ रहे हो। तो इसीलिए हमें यह मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, और उसको रोकने के लिए हमारे पास एक कानून है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA। तो चलिए, उसके बारे में हमें बताने हैं कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED in the Ministry of Corporate Affairs is responsible for investigating the offences of money laundering under the PMLA। क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टर मेन होता है PMLA के लिए और यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट के भीतर काम करते हैं? बोलिए, सही है या गलत है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। पहला सेंटेंस है यह हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट नहीं आती, ठीक है। चलिए बताइए कौन सी आती है, याद कीजिए याद कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब कहा आपने। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म्स मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। चलिए, आप ऐसा कैसे मान सकते हो कि कोई एक्ट हो जो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कहता हो और उसको डिफाइन ना किया हो? तो यह चीज़ भी हमारे लिए गलत साबित होती है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ। देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि सर जी इसने मेरे घर पे आके चोरी किया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी बंदे पे आएगा कि उसको साबित करना है कि भैया बता कैसे उसने आपके घर पे आपने उनके घर पे जाके चोरी किया, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी होते हैं जिसमें आरोपी को ही साबित करना होता है कि भैया मैंने चोरी नहीं किया है। तो ऐसे में बर्डन ऑफ प्रूफ या तो कोई पर्सन जो एक्यूज है उसके ऊपर जाता है या फिर पर्सन जिसने ये आरोप किया है, आरोप लगाया है, उनके ऊपर जाता है या फिर डिफेंस वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो PMLA एक्ट है उसके अंतर्गत बर्डन ऑफ प्रूफ जो है यह लाइज होता है कौन के किसके ऊपर, पर्सन हु इज एक्यूज, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी एक्यूज होते हैं उन्हीं के ऊपर यह जाते हैं। तो यह जो तीसरा सेंटेंस है यह बिल्कुल सही है।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, ओनली 1। ठीक है, क्योंकि हमें पूछा है हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं यह इसके बारे में। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन निकाले थे, जिसकी वजह से GSTN जो है हमारा गुड्स सर्विस एंड टैक्स नेटवर्क, उनका प्रीव्यू हो सके किसमें? PMLA में, ताकि पता चले कि किन्होंने कितना टैक्स दिया है और यह टैक्स के मनी जो कहाँ से लाए हैं। ठीक है, चलिए आपको बताना है यह जो ED होते हैं, यह DD काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। ठीक है, एक और चीज़ मुझे बताइए कि यह जो PMLA है यह एक्ट कौन से साल में बना है? ठीक है, और उसके ही रिगार्डिंग एक और एक्ट है फेमा एक्ट। यह एक्ट कब बना था और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप मुझे बताएंगे। चलिए चलते हैं हम आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेस्ट लॉज इन इंडिया। चलिए फॉरेस्ट लॉ के बारे में इंडिया में क्या है उसके बारे में बताना है। पहला सेंटेंस, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एम्स टू रेस्ट्रिक्ट द डाइवर्जन एंड लीजिंग ऑफ फॉरेस्ट टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980s का एक्ट है यह हमारी ज़मीन को फॉरेस्ट के अलावा यूज़ करने से क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट करता है। तो पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 आई उसमें उन्होंने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात कही है। तो दूसरा सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। तीसरा सेंटेंस, द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, याद रखिएगा कौन सा एक्ट कब आता है। ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इंक्लूडिंग ओनरशिप, सेटलमेंट, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो बिल्कुल सही बात है। आपको पता होगा कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सालों से सदियों पुराने से जंगल में ही रहते आए हैं, तो वहाँ पे उनके कुछ अधिकार भी बनते हैं। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हमारी गवर्नमेंट ने द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के साथ ही उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई 75 साल से पहले रहने आया हुआ है और तभी से अभी तक लगातार रहता हुआ है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को हम हमारे जो जंगल होते हैं वहाँ पे हम लैंड राइट्स देंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या देंगे? लैंड राइट्स देंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस किसमें है? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में है। तो यह भी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए, तो हमें यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी आर करेक्ट। करेक्ट है ना? जी हाँ, और यह इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं उसके बारे में कि यह क्यों चर्चा में था। तो आपको पता है कि अभी हमारे पार्लियामेंट में फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लाया गया हुआ है, और यह जो बिल है यह क्या करता है? इंडिया के फॉरेस्ट लैंड को अनऑथोराइज नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी से बचाने की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए तो यह क्या था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही हमने बहुत वीडियोस में ऐसा भी उल्लेख किया है कि इसके रिगार्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट में गोदावरम केस आया था। कब आया था? 1996 में आया था। ठीक है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक्सरसाइज साल्वेक्स वॉज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड किन्स के रिगार्डिंग। कौन सा ऐसा देश है जिनके साथ मिलके इंडिया ने साल्वेक्स एक्सरसाइज किया? तो सऊदी अरेबिया, USA, साउथ अफ्रीका या फिर वियतनाम। तो सही जवाब आएगा इस सवाल का ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यह जो एक्सरसाइज है उसके बारे में देख लेते हैं। यह एक्सरसाइज होती है इंडियन नेवी और US नेवी के बीच में, और यह एक्सरसाइज का नाम दिया जाता है साल्वेक्स, जो कि कब हुई थी? 26 जून से 6 जुलाई के बीच में कोच्चि में हुई थी। ठीक है, और यह जो था यह हमारा 2005 से चल रहा है। इस बार का कौन सा था?
7वां था। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी होगी कि इसमें INS निरीक्षक ने पार्टिसिपेट किया था। INS का मतलब इंडियन, बोलिए बोलिए बोलिए, इंडियन नेवल शिप। और ऐसा ही US की ओर से साल्वर ने हिस्सा लिया था, US नेवल शिप साल्वर। ठीक है, चलिए ये थे हमारे UPSC के करंट वाले क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे स्टैटिक की ओर। देखिए स्टैटिक में हमने 2022 को कंप्लीट कर लिया है, 1-2 क्वेश्चन बाकी थे जो इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं 2021 के कॉम्प्रिहेंसिव की। ठीक है, पहले वाले पुराने वाले बहुत से ऐसे हमारे वीडियोस हैं जिसमें हमने 2021 के क्वेश्चन को शामिल कर लिया है। तो जिन जिन क्वेश्चन को हमने शामिल कर लिया है उनको हम दोबारा रिपीट नहीं करवाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी जर्नी में एक भी दिन लेफ्ट नहीं छोड़ना है। आपको सारे के सारे वीडियोस देखने हैं ताकि आपको जो 2 महीने का करंट है उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सके, साथ ही आपको पता चले कि आप जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो वह कितनी सॉलिड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट्स। देखिए गवर्नमेंट के जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं और लीगल फर्म्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए एडवोकेट्स, बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट्स। लेकिन कॉर्पोरेट के जो लॉयर होते हैं और उनके पेटेंट अटॉर्नीज होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको क्या करना किया जाता है, एक्सक्लूडेड किया जाता है एज अ रिकॉग्नाइजिंग एडवोकेट्स। तो भैया UPSC ने इस सवाल में इस सेंटेंस को गलत बताया। ठीक है, अब UPSC इसका एग्जाम्पल तो देती नहीं है और इतनी मास्टरी हमारे पास नहीं है कि अब हम थोड़ा सा और डीप में जाके जो LLB वाली भाषा है उसमें पढ़ाई करें। आपको एक लेवल से किसी भी सब्जेक्ट में PhD करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप पूछेंगे सर जी हमारे क्वेश्चन गलत हो गए उसका क्या करें, या फिर हमारे जो क्वेश्चन गलत होते रहते हैं उसका क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि UPSC का जो फर्स्ट पेपर रहता है वो 200 मार्क्स का रहता है, वो कभी भी कट ऑफ 200 आउट ऑफ 200 नहीं लेके आएगा। ठीक है, तो आपको यह कला डेवलप करनी होगी कि कौन से MCQs को क्विट करना है, कौन से MCQs को स्किप करना है। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस यहाँ पे गलत है। दूसरा, बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑफ लॉ कॉलेज। तो यह बात तो सबको पता होगी और ये सर UPSC एस्पिरेंट आपको पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो भी लीगल एजुकेशन और कॉलेज जिसका सिलेबस होता है उसको बार काउंसिल क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, उसको वो प्रिपेयर करवाता है। तो दूसरा सेंटेंस सही है, हमें पूछा है करेक्ट सेंटेंस, सो ऑप्शन 2B इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट MCQ आपको पूछ रहा है, विथ रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आज आयुष्मान भारत के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं वो बताने हैं। पहला, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट एडॉप्ट इट। अरे भैया मस्ट इतना एक्सट्रीम शब्द UPSC कब से पूछने लगी, तो यह क्या होगा, यह होगा गलत होगा। ठीक है, हमें क्या पूछा है वो भी याद रखना चाहिए। पहले तो पूछा है हमें करेक्ट, तो भैया पहला करेक्ट है क्या, नहीं है, तो क्या होगा, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 नंबर तो नहीं होगा, तो जहाँ पे 1 है उसको काटो, ऑप्शन A कटा, ऑप्शन C कटा और ऑप्शन D कटा। लो जी, आ गया आपका आंसर डायरेक्ट ऑप्शन B। आपको यह भी नहीं देखने जाना पड़ा कि जो 2 नंबर का सेंटेंस है वो सही है या गलत है। ठीक है, और 3 नंबर सही है कि गलत है, लेकिन 3 ऑटोमेटिक सही हो गया और 2 ऑटोमेटिक आपका गलत हो गया। इसी को कहते हैं क्या, एलिमिनेशन टेक्निक। लेकिन अब UPSC ने क्या पूछ रहा है, अब जैसे कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ द गिवन सेंटेंस आर करेक्ट, तो आपको क्या बताना होगा कि भैया यहाँ पे 2 गलत है 1 सही है। लेकिन उसके लिए आपको 3 सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए, और यह कब आएगा, यह आएगा काइरोस UPSC के साथ प्रैक्टिस करने से। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे जो 3 नंबर का सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन हमारा 2 ओनली आएगा, ऑप्शन हमारा बी आएगा। ठीक है, चलिए आपको बताने हैं इंडिया में जेल सिस्टम के कस्टडी के बारे में। ठीक है, पहला सेंटेंस, जुडिशियल कस्टडी मीन्स, जुडिशियल कस्टडी का मतलब बता रहा है एन एक्यूज इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज इज लॉकअप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। तो भैया उसको जुडिशियल कस्टडी कैसे कह सकते हैं? हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको पुलिस कस्टडी कहते हैं। जुडिशियल कस्टडी का मतलब वो बंदा कहाँ पे होगा? वो बंदा जेल में होगा। ठीक है, पहला सेंटेंस बिल्कुल गलत है। दूसरा, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट विथ द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी को कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, तो वो बंदा पुलिस स्टेशन में नहीं जाएगा, वो जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट जेल में जाएगा। अगर पुलिस को चार्जशीट फाइल करने के लिए और कुछ काम हो तो उसके लिए पूछपरछ करनी होगी, तो पहले कोर्ट से क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो दूसरा जो सेंटेंस है यह बिल्कुल सही है, पहला गलत है। सो हियर 2 यानी कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिए हैं 2 और उनमें से क्या बताना है? करेक्ट वाले। पहला, व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस पेरोल बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज राइट। हाँ, मतलब पूछ रहा है कि अगर प्रिजनर ने कुछ सफिशिएंट केस किए हैं, मतलब कि उनको जो भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी रिक्वायरमेंट अगर प्रिजनर फॉलो करता है, आपका कैदी फॉलो करता है, तो उसको क्या दिया जाता है? पेरोल जो दिया जाता है यह उसका राइट है। अब पहली बार आप लोग पढ़ोगे तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है, लेकिन यह सेंटेंस गलत है। चाहे यहाँ पे लिखा है कि सफिशिएंट केस हो, उसने पूरी शर्तें मंजूर कर ली हो, लेकिन यह उसका राइट नहीं है, यह उसको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये उसका राइट्स नहीं है। तो पहला सेंटेंस हमारा गलत होगा। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पेरोल रूल्स। बिल्कुल, सारे स्टेट के अलग अलग हमारे क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। अब आपको पता है जैसे कि हरियाणा में जो गुरमीत राम रहीम जो घर के एक बाबा है, उसको पेरोल जब भी दिया जाता है तो चर्चा में बने रहते हैं। तो सारे जो स्टेट है उसके पास खुद का प्रिजनर को रिलीज करने का और प्रिजनर को पेरोल पे जाने का रूल्स बनाए रखा है। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है। हमें पूछा है करेक्ट, तो हियर ऑल्सो ऑप्शन बी यानी कि 2 ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। चलिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में आपको बताना है। क्या बताना है? करेक्ट सेंटेंस बताना है। पहला, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स इन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ IIB। क्या गवर्नमेंट क्या कर सकता है? अपनी जो बोरोइंग होती है उसको क्या कर सकता है? कूपन रेट्स कम कर सकता है क्या? तो बिल्कुल कर सकता है। पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, IIBs प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, आपने 1 साल के लिए कहीं से 100 रुपये उधार दे के आए हो और 1 साल में वह बंदा आपको 106 रुपये देगा, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट हुआ 6% का। बोलिए हाँ, सही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 1 साल पहले आप जिस चीज़ के 100 रुपये दे के आते थे तभी वो दुकान वाला आपको वो चीज़ देता था, लेकिन 1 साल बाद अगर आपने 106 रुपये नहीं दिए तो वो चीज़ नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 साल में 100 से 106 रुपये तक यानी कि 6% की रेट से क्या हुआ है? इन्फ्लेशन हुआ है। ठीक है, इन्फ्लेशन हुआ है। तो बताइए कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट करके रखा था 1 साल के लिए, जो 1 साल के बाद 106 हुआ, तो आपको तो 6% इंटरेस्ट का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि सामने क्या हो गया? सामने हो गया आपकी इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन और आपका जो इंटरेस्ट है वो एक साथ कट हो जाएंगे और आपने 1 साल पैसों का क्या किया?
कुछ नहीं किया और ना ही पैसों ने आपको दूसरा पैसा जनरेट करके दिया। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ऐसा अगर होता है तो कई सारे लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे और वो जाएंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करना। और जैसे कि आपको पता है कि जितना भी इंडिया गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा उतना गोल्ड की डिमांड होगी, और गोल्ड की डिमांड होगी तो गोल्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे, और गोल्ड के प्राइस बढ़ गए तो वो हमारे देश में से तो हम लाते नहीं है मेजॉरिटी, हम कहाँ से लाते हैं, हम करते हैं उसका इंपोर्ट। और सप्लाई के सामने अगर डिमांड बढ़ गई तो गोल्ड का प्राइस कैसे हो जाता है, बढ़ जाता है, और प्राइस जितना बढ़ेगा उतने ही हमारे डॉलर्स ज़्यादा देने पड़ेंगे और हमारी तिजोरी खाली होती रहेगी। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं कि भैया आप किसी भी बॉन्ड में पैसा लगा लो, उसमें जो भी हमारा इन्फ्लेशन है या इन्फ्लेशन प्लस 2% हम इंटरेस्ट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन अगर 8% हुआ तो आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, इन्फ्लेशन अगर 4% हुआ तो आपको 6% इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, ऐसे जो भी बॉन्ड्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। तीसरा सेंटेंस, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IIB आर नॉट टैक्सेबल। अरे भैया गवर्नमेंट किसको छोड़ती है टैक्स लेने से, तो तीसरा सेंटेंस हमारा गलत है। कौन सा सही है, पहला और दूसरा सही है, सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के UPSC के MCQs। ऐसे ही MCQs के लिए हम आते रहेंगे, लेकिन आपको हमारे दिए हुए इस एफर्ट को हर एक एस्पिरेंट्स तक पहुंचाना है। आपको कम से कम 2 ग्रुप में इस वीडियो की लिंक को शेयर करना है और आपको कमेंट भी करना है कि हमारा यह वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तब तक के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुद की प्रिपरेशन में बनाए रखें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।